ओके, कैसे हैं सब लोग? वेलकम एवरीवन टू पार्ट 2 ऑफ आवर आरटीपी फॉर बिजनेस लॉस, आरटीपी डिस्कशन फॉर बिजनेस लॉस फॉर सितंबर 24 अटेम्प्ट। हमने पहले पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक अपना जो आरटीपी का है वो कवर किया था। नाउ ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? सैमुअल परचेज अ टेलीविजन सेट फ्रॉम अरुण द ओनर ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे जेठालाल होना चाहिए था, कोई बात नहीं। On the condition that for the first 3 days he will check its quality, and if satisfied he will pay for that, otherwise he will return the television set. On the second day, television set was spoiled due to an earthquake. Oh. Arun demands the price of television set from Samuel. Whether Samuel is liable to pay the price under the Sale of Goods Act 1930, who will ultimately bear the loss? Okay, अभी जो सैमुअल भैया है उन्होंने क्या किया था? परचेज किया था अरुण से एक टेलीविजन। ओके, सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पर बेसिकली, ठीक है। एंड उन्होंने बोला था कि 3 दिन तक मैं यूज करके देखूंगा, अगर अच्छा लगा तो आपको पैसे दूंगा, नहीं तो फिर आपको ये रिटर्न कर दूंगा। ओके, अभी उन 3 दिनों के बीच में क्या हुआ कि अर्थक्वेक आ गया और टेलीविजन खराब हो गया अर्थक्वेक की वजह से। अब इस केस में सैमुअल अरुण भैया जो है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वो पैसे मांग रहे हैं सैमुअल से। सैमुअल भैया पैसे देने के लिए लायबल है क्या? अल्टीमेटली लॉस कौन बियर करेगा? तो देखो, वहां पर कुछ कंडीशंस थी क्या कि जब भी सेल या रिटर्न बेसिस पर, अप्रूवल बेसिस पर जब भी सेल होता है तो वो सेल कंप्लीट कब माना जाता है? जब सामने वाले ने अप्रूवल दे दिया है, या फिर ऐसा कोई एक्ट कर दिया है जो कि अप्रूवल कम्युनिकेट करता है, या फिर वो टाइम पीरियड के बाद में भी उसने जो 3 दिन का टाइम पीरियड फॉर एग्जाम्पल दिया है, 3 दिन के बाद में भी उसने गुड्स रिटेन करके रखे हैं, बेसिकली रिटर्न नहीं किए हैं। ओनली इन दैट केस अ सेल इज कंसिडर्ड टू बी और द प्रॉपर्टी कैन बी कंसिडर्ड टू हैव पास्ड। अदरवाइज जो है प्रॉपर्टी ओनरशिप जो है अरुण के साथ में रहेगी, यानी जो सेलर है उसके साथ में रहेगी, एंड ही कैन नॉट डिमांड द अमाउंट। ओके, इस केस में भी जो अल्टीमेटली फिर लाइबिलिटी आएगी उस हिसाब से मिस्टर अरुण की आएगी। देख लेते हैं आंसर। According to section 24 of the Sale of Goods Act, when the goods are delivered to the buyer on approval or sale return basis, the property passes to the buyer when he signifies his approval or acceptance, does anything to adopting the transaction, does not signify approval or acceptance to a seller but retains good beyond reasonable time. Okay, reasonable time के beyond भी वो जो अपने 3 दिन के फॉर एग्जाम्पल दिए हैं उसके बाद में भी उसने रिटेन कर रखा है। Further, as per section 8, where there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perishes or become damaged, then before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided. Okay, सेक्शन 8 क्या बोलता है? अगर जो स्पेसिफिक गुड्स है, मतलब वो वाला स्पेसिफिक टेलीविजन ही सेल करने वाला था ना, तो मतलब वो असर्टेन स्पेसिफिक गुड था, बरोबर, वो जब सेल होना था और सब्सिक्वेंटली विदाउट पासिंग द प्रॉपर्टी टू द बायर वो गुड जो है, वो पीस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। ओके, सैमुअल परचेज अ टेलीविजन, बिफोर सैमुअल could take any decision, television set was spoiled according to above provision, and fact the property has not been passed to Samuel, that is buyer, as no condition of section 24 is satisfied, hence risk is not passed to the buyer and the agreement is thereby avoided. Ultimately Samuel जो है उनको अथॉरिटी या प्रॉपर्टी बेसिकली पास नहीं हुई थी एंड वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। लॉस फाइनली कौन बियर करेगा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक मिस्टर अरुण। ओके, जो क्वेश्चन में हमको पूछा है ना, एग्जैक्टली ट्राई कीजिए कि वो लैंग्वेज, मतलब वो लाइन आनी चाहिए। उसमें अल्टीमेटली आपको ये पूछा था कि हु विल फाइनली बियर द लॉस? द लॉस फाइनली शुड बी बोर्न बाय सेलर मिस्टर अरुण। नेक्स्ट, सूरज सोल्ड हिज कार टू सोहन फॉर 1,75,000। सूरज ने सोहन को कार सेल कर दी। आफ्टर इंस्पेक्शन सेटिस्फैक्शन सोहन पेड 75,000। सोहन ने जो है आफ्टर इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फैक्शन 75,000 पे कर दिए, 1 लाख रुपए बचे, एंड टुक पोजीशन ऑफ द कार, प्रॉमिस टू पे द रिमेनिंग अमाउंट विद इन अ मंथ। Later on, Sohan refuses to give the remaining amount to the on the ground that car was not in good condition. उसके बाद में क्या हुआ? सोहन जी
बदमाशी करने लग गए। वो क्या बोले, नहीं नहीं कार अच्छी कंडीशन में नहीं है, भले ही उसने पहले देख लिया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ गई, बट वो बोल रहा है नहीं 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 कार बेकार है, बकवास है, अभी मैं तेरे को 1 लाख रुपए बचे हुए नहीं दूंगा। एडवाइस सूरज एज टू व्हाट रेमेडीज अवेलेबल टू हिम अगेंस्ट सोहन। अब यहां पर मिस्टर सूरज जो है उनका स्टेटस क्या है, उनका स्टेटस है अनपेड सेलर का बेसिकली। ओके, नाउ ही इज अ अनपेड सेलर एंड उसके हिसाब से जो राइट्स है वो सारे उनके पास में एप्लीकेबल हो जाएंगे। एज पर सेक्शन 55, एन अनपेड सेलर हैज अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर द प्राइस अगेंस्ट बायर पर्सनली। क्या कर सकता है अनपेड सेलर, एक सूट फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ द प्राइस अगेंस्ट बायर पर्सनली। बायर जो है पर्सनल लाइबिलिटी में उसको जो है प्राइस पे करना पड़ेगा, वो बायर पर्सनली लायबल रहेगा उस सूट में। द सेड सेक्शन लेज डाउन दैट वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड टू द बायर एंड बायर wrongfully neglects or refuses to pay for the goods, the seller may sue him for the price of the goods. अगर प्रॉपर्टी पास हो गई है, जो कि इस केस में हो गई है बरोबर, ओके, एंड वो मना कर रहा है तो सेलर में sue him for the price of the goods. और दूसरा क्या है, where contract under a contract of sale price is payable on a certain day irrespective of delivery and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay, seller may sue him for the price. It makes no difference even if the property in the goods has not passed and the goods have not been appropriated to the contract. Okay, हमारा पहला केस में आता है. This problem is based on the above provisions. Hence, Suraj will succeed against Sohan for recovery of the remaining amount. Apart from this, इसके अलावा और क्या उनके पास में रेमेडीज है, इंटरेस्ट फॉर रिमेनिंग अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट है 1 लाख उस पर इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं. इंटरेस्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट, जो सूट चलेगा उसमें जो पेंडेंसी रहेगी उसमें भी जो अमाउंट पे वो इंटरेस्ट है वो क्लेम कर सकते हैं. एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग भी सूरज जो है वो क्लेम कर सकते हैं. Next, Akash purchased 100 kgs of wheat from Bhaskar at 80 per kg. Bhaskar says that wheat is in his warehouse in the custody of Kishore. आकाश ने भास्कर से परचेज की wheat. भास्कर क्या बोला कि वो wheat जो है वो किशोर के कस्टडी में वेयर हाउस में रखी हुई है. किशोर confirmed to Akash that he can take the delivery of wheat from him. Till then he is holding wheat of Akash's behalf. Till then he is holding wheat on Akash behalf. ऐसा बोल करके उसने क्या कर दिया यहाँ पर, एक्नॉलेजमेंट दे दी है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी दे दी है बाय एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर. बिफोर आकाश पिक्स द गुड फ्रॉम द वेयर हाउस, द होल व्हीट इन द वेयर हाउस हैज फ्लोड इन फ्लड. नाउ आकाश wants his price on the contention that no delivery has been done by the seller, whether Akash is right in his views. अभी मतलब एक बार कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई, उसके बाद में फ्लड आ गया वहां पे, वो गोडाउन में से माल चला गया, तब तक आकाश ने जो है डिलीवरी उसकी ली नहीं थी. अभी आकाश बोलता है कि नहीं नहीं मैं पैसे अब नहीं दूंगा, ठीक है, या फिर जो पैसे दिए हैं वो मुझे वापस कर दो. इस केस में वेदर आकाश इज हिज राइट इन हिज व्यूज, बिल्कुल गलत. आकाश इज नॉट राइट इन हिज व्यूज. डिलीवरी क्योंकि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई थी एंड वो अब आकाश की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रहेगी. As per the provisions of the Sale of Goods Act, there are 3 modes of delivery: actual, constructive and symbolic. When delivery is affected without any change in the custody or actual possession of the things, it is called constructive delivery or delivery by acknowledgement. Constructive delivery takes place when a person in possession of the goods belonging to the seller acknowledges to the buyer that he is holding the goods on buyer's behalf. Constructive delivery कब होती है, जब when a person in possession of the goods belonging to seller, जिसके पास में मतलब वो possession है, ठीक है, acknowledges to the buyer that he is holding the goods on buyer's behalf. उसने acknowledge कर दिया था किशोर ने कि भाई
ये सेल ठीक है, ये मेरे पास है, आपके लिए मैं अभी आपकी अमानत समझ के इसको अभी रख रहा हूं. On the basis of above, it is clear that possession of the wheat has been transferred through constructive delivery. Hence, Akash is not right. He cannot claim the price back. We won't give it back. Indian Partnership Act. Next. Sahil, Amit, Kunal were partners. Sahil, Amit and Kunal were partners. The firm is a dealer of office furniture. ठीक है. Regular dealing with measures AB and company. इनके साथ में इनकी रेगुलर डीलिंग थी. On 30th June, one of the partners, Mr. Kunal, died in road accident. ओहो, 30 जून को इनकी मृत्यु हो गई एक पार्टनर की. The firm ordered measures A and B company to supply furniture for the business on 25th May 2023. इसके पहले नहीं किया, इन्होंने क्या किया था, सप्लाई करने का एक सप्लाई का बेसिकली टू सप्लाई द फर्नीचर एक परचेज ऑर्डर उन्होंने दिया था व्हेन कुणाल वाज अलाइव. नाउ साहिल एंड अमित कंटिन्यू द बिजनेस इन द फर्म्स नेम आफ्टर कुणाल्स डेथ. द फर्म डिड नॉट गिव एनी नोटिस अबाउट कुणाल्स डेथ टू द पब्लिक और द पर्सन डीलिंग विद द फर्म. मेजर्स ए एंड बी डिलीवर्ड द फर्नीचर ऑन 25 जुलाई. ठीक है, ये इन्होंने डिलीवर कब किया, ए एंड बी ने वो जो फर्नीचर का ऑर्डर दिया था इनके डेथ के बाद ऑन 25 जुलाई. The fact about Kunal's death was known to them at the time of delivery of the goods. ठीक है, ये भी पता था उनको कि कुणाल जी की मृत्यु हो गई है. Afterward, the firm became insolvent and failed to pay the price of furniture. ठीक है, अभी क्या हुआ उसके बाद में, ये जो फर्म थी, ये जो दोनों कंटिन्यू कर रहे थे, वो इंसॉल्वेंट हो गई, इनको प्राइस पे नहीं कर पाई. Now, Messrs. AB and Company filed a case against the firm for recovery of the price. With reference to the provisions, explain whether Kunal's private estate is also liable for the price of the furniture purchased by the firm. ठीक है, अब इस केस में क्या के की, कुणाल की जो प्राइवेट एस्टेट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो भी लाइबल है क्या फॉर दिस ऑर्डर. ओके, अभी देखिए इसमें सबसे पहली चीज, नोटिस इन्होंने नहीं दी थी, बट ये डेथ के केस में, पार्टनर के डेथ के केस में नोटिस देना जरूरी होता है क्या, नहीं होता है. ठीक है, फर्म वॉज कंटिन्यूड, फर्म वॉज नॉट डिसॉल्व्ड. ओके, दूसरी चीज, पार्टनर की एस्टेट जो है कब तक लायबल रहेगी, ओनली अप टू द पॉइंट, जब तक मतलब उसके डेथ के पॉइंट तक के जो ट्रांजैक्शंस है उसी के लिए उसकी एस्टेट जो है वो लायबल रहेगी. बट ये जो डिलीवरी हुई एक्चुअली ये कब हुई, उनके डेथ के बाद हुई. बरोबर, एक्चुअल जो कब कंप्लीट हुआ, उनके डेथ के बाद हुआ कुणाल के. इसीलिए कुणाल की प्राइवेट एस्टेट विड नॉट बी लायबल. वही हमारा आंसर बोलता है, किधर गया रे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35, where under a contract the firm is not dissolved, the estate of deceased partner is not liable for any acts of the firm done after his death. Okay, further, in order that estate of the deceased partner may be absolved, matlab relieved from the liability for the future obligation, it is not necessary to give any notice either to the public or the persons having dealings with the firm. उस केस में के की प्राइवेट एस्टेट को रिलीव करने के लिए कोई नोटिस देना वहां पर जरूरी नहीं है ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर. ओके, इन द लाइट्स ऑफ द फैक्ट्स, सिंस द डिलीवरी ऑफ द फर्नीचर वाज मेड आफ्टर कुणाल्स डेथ, his estate would not be liable for the debt. Suit for the goods would not lie against the representatives of the deceased partner. This is because there was no debt due in respect of the goods in Kunal's lifetime. He has already dead when the delivery of the goods was made to the firm. Also, it is not necessary to give any notice either to public or persons having dealings with the firm on death of partner. So, the estate would be absolved from liability. Okay, cool. Next,
क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हमने पार्टनरशिप के एलिमेंट्स पढ़े थे, राइट? अगर वो एलिमेंट्स है तो फिर वो पार्टनरशिप है, नहीं तो नहीं है। A and B buy commodity X and agree to sell the commodity with sharing the profits equally। इस केस में बिजनेस का एलिमेंट है, बरोबर, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी है, बरोबर, तो ये पार्टनरशिप जो है हो जाएगी, बरोबर। देन नेक्स्ट केस में two firms each having 12 partners combined by an agreement into one firm। एग्रीमेंट टू कंबाइन है यहां पर दो फर्म्स का, 12 पार्टनर्स कंबाइन बाय एन एग्रीमेंट इनटू वन फर्म, बिल्कुल वैलिड, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, ये भी पार्टनरशिप है। A and B co-owners agree to conduct business in common for profit। Again there is business, there is sharing of profits there are partners, co-owners, कोई वांदो नहीं, पार्टनरशिप वो है। Some individuals form an association to which each individual contributes 5,000 annually। The objective of the association is to produce clothes and distribute clothes free to the war widows। ये जो यहाँ पर इनका ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली उनको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना देता है, राइट? दे आर डूइंग सम चैरिटी, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं वो, दे आर डूइंग सम चैरिटी, एंड सिंस वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट पार्टनरशिप। A and B co-owners share between themselves rent derived from a piece of land। यहां पर भी नहीं क्या, बेसिकली वो जो पीस ऑफ लैंड है उससे जो रेंट आ रहा है वो सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं, यहां कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है? दे आर नॉट पार्टनर्स, ठीक है? इसीलिए दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। यस यस यस, नो नो, perfect। When does dissolution of a partnership firm takes place under the provisions of Indian Partnership Act 1932? Explain। Dissolution कब होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं। इसके तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो काइंड ऑफ बोनस है। डिसोल्यूशन, सबसे पहले तो डिसोल्यूशन क्या होता है वो बताएंगे। मीन्स द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ जूरल रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, बट when only one of the partners retires or becomes incapacitated due to death, insolvency, insanity, the relationship between such partners and other is dissolved, but rest may decide to continue। in such cases there is in practice no dissolution of the firm। अगर एक पार्टनर रिटायर होता है, बाकी के कंटिन्यू करते हैं, तो वहां पर रिलेशनशिप का डिसॉल्व हुआ है, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वहां पर नहीं हुआ है। The particular partner goes out but remaining carry on the business in case of dissolution। डिसोल्यूशन कब कब हो सकता है? एज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट से एक तो हो सकता है, अग्री कर लिए सब पार्टनर ने, अग्रीमेंट करके डिसॉल्व कर दिए। बिजनेस बिकम अनलॉफुल, उस केस में क्या होगा? कंपल्सरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा अगर हमारा बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया तो। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज जैसे एफ्लुएंस ऑफ टाइम, कंप्लीशन ऑफ वेंचर, डेथ ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी, ठीक है? इस केस में कोई पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो गए, डेथ हो गए, टाइम कंप्लीट हो गया, कोई वेंचर के लिए किया था तो वो वेंचर कंप्लीट हो गया, उस केस में भी वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, सब्जेक्ट टू एनीथिंग और एनी अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। बाय पार्टनर गिविंग नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व, ठीक है? कोई पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को, मतलब दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देके स्पेशली ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। उस केस में कब होगी डिसॉल्व? अगर वो पार्टनर, उस नोटिस में डेट लिखी गई है तो उस डेट से, अगर डेट नहीं लिखी गई है तो फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस। बाय इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट कब कब कर सकता है? जब पार्टनर अनसाउंड हो गए, इनकैपेसिटी हो गई पार्टनर्स की, मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर्स अफेक्टिंग द बिजनेस, कोई मिसकंडक्ट होने लग गया बिजनेस में, विलफुल और परसिस्टेंट ब्रीचेस ऑफ अग्रीमेंट बाय द पार्टनर, transfer or sale of the whole of the interest of partner, improbability of business being carried on save at loss, the court being satisfied on other equitable grounds that firm should be dissolved। इन सब केसेस में डिसोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 17, LLP. State the rules regarding registered office of LLP and change therein as per the provisions of LLP. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत मस्त लगते हैं, एग्जाम में भी आते हैं कैसे? बिल्कुल आते हैं. There are certain proportion or number of questions where you know there is direct or non-case based questions like these. देख लेते हैं इसका भी क्विकली आंसर. LLP के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या बोलता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस एक तो होना चाहिए. बिल्कुल. एवरी LLP शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिस में बी एड्रेस्ड. अगर किसी पार्टनर पे, ठीक है, LLP पे डॉक्यूमेंट सर्व करना है तो वो उस एड्रेस पर भेजा जा सकता है, या कोई अगर और एड्रेस उन्होंने मेंशन किया है तो उस एड्रेस पर भेजकर दिया जा सकता है बाय सेंडिंग इट under a certificate of posting or by registered post or by any other manner as may be prescribed at a registered office and any other address specifically declared by the LLP for purpose in such form and manner prescribed. अभी LLP may change the place of its registered office and file the notice of such change with the registrar in such form and manner and subject to such conditions as may be prescribed, and any such change shall take effect only upon such filing. If the LLP contravenes any provisions, LLP and its every partner shall be liable to penalty of rupees 500 for each day and subject to maximum of 50,000 for the LLP and its every partner. ओके, अब देखिए यहां पर ऐसा क्वेश्चन मैंने किया कभी कभी हम स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड चेंज देयरिन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द LLP एक्ट. ठीक है, अभी हमको ऐसा कुछ कभी कभी क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि अरे रूल्स ऑफ चेंज कुछ थे क्या, कुछ वहां पे अलग अलग पॉइंटर्स थे क्या. ठीक है, अभी यहां पर इस केस में कोई ऐसे कुछ डिटेल्ड पॉइंटर्स ज्यादा नहीं थे. इसमें सिर्फ आपका कौन सा मेन रूल क्या था, ये वाला फॉर चेंज ऑफ नेम. ओके, सो कीप एन आई ऑन सच थिंग्स. नाउ ऑन टू कंपनीज एक्ट. क्या बोलते हैं कंपनीज एक्ट वाले? A, B and C decided to set up a new club with name ABC Club having objects to promote welfare of Christian society. मतलब ये कौन सी कंपनी हो गई? सेक्शन 8 वाली. They plan to do charitable work or social activity for promoting artwork. The company obtained status of section 8 started operating from 1st April 2021 onwards. However, on 30th September, it was observed ABC was violating the objects. 30 सितंबर को ये पता चला कि ये कंपनी ABC जो है वो बदमाश कंपनी है. वो उनके जो ऑब्जेक्ट्स है सेक्शन 8 वाले वो नहीं, उसके अलावा भी बाकी कुछ की चीजें करने लग गई है. ड्यू टू विच इट वॉज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ सेक्शन 8 अंडर द कंपनीज एक्ट. डिस्कस व्हाट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट ABC. अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे केस में क्या कर सकती है? बहुत कुछ कर सकती है बाबा. क्या क्या देखा था हमने, क्या क्या कर सकती है? ABC Club in such a situation following powers can be exercised by the central government. Sorry, central government may by order revoke the license where the company contravenes any of the requirements or conditions. Or where the affairs are conducted fraudulently or subject to which the license were issued or violation of the objects, etc. And on revocation shall put limited or private limited against the company's name in the registered. ठीक है, वो क्या कर सकती है? रिवोक कर सकती है उसका सेक्शन 8 का लाइसेंस एंड उसके आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जो है लगा सकती है. ओके, बट ऐसा रिवोकेशन करने के पहले गवर्नमेंट ने क्या करना होगा? उसको नोटिस देना होगा कंपनी को ऑफ इट्स इंटेंशन टू डू सो.
ओके, देन दूसरा पॉइंट और क्या कर सकती है भैया गवर्नमेंट, वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर if it is satisfied that essential in public interest direct that company be wound up or amalgamated। अगर उसको लगता है कि ये जरूरत है पब्लिक इंटरेस्ट में तो कंपनी को बोल सकती है कि अपना काम झाम उठा के धंधा बंद करो, आपकी कंपनी बाउंड अप करो या फिर अमालगमेट हो जाओ किसी और कंपनी के साथ में। और ऑब्वियसली ऐसा कुछ देने के पहले उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना भी जरूरी है, विच इज आवर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। ओके, वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक्ड एंड वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड दैट एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट दैट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शुड बी अमालगमेटेड विद अनदर company having similar objects, then notwithstanding to the contrary central government may by order provide such amalgamation to form single company with such constitution properties powers rights। अगर उसने बोला किसी कंपनी को कि भाई आप दूसरे के साथ में अमालगमेट हो जाओ तो वो क्या कर सकती है, उन दोनों को ऐसा ऑर्डर दे सकती है कि भाई अभी आपकी एक सिंगल कंपनी बनेगी, उसका ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ऐसा ऐसा उसका ये रहेगा, राइट्स इंटरेस्ट प्रॉपर्टीज ऑथोरिटीज प्रिविलेजेस, ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट अमालगमेटेड कंपनी को भी बता सकती है। ओके, नेक्स्ट HP Polytech Limited as a paid up share capital divided into 6 lakh equity shares of rupees 100 each। Okay, 2 lakh equity shares of company are held by central government। ठीक है, 6 लाख इक्विटी शेयर थे, ठीक है, 2 लाख कौन हेल्ड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 1,20,000 इक्विटी शेयर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कितने शेयर्स होल्ड करती है, 1.2 लाख बेसिकली। ओके, explain with reference to relevant provisions whether HP Polytech Limited can be treated as government company। बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट कंपनी होगी। गवर्नमेंट कंपनी ट्रीट करने के लिए क्या क्या कंडीशन थी, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कब मानी जाती है, when not less than 51% of paid up share capital is held by या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स, दैट इज वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट कोई, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन में गवर्नमेंट के पास में नॉट लेस देन 51% अगर पेड अप शेयर कैपिटल है, इन दैट केस इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड्स सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। यहां पर टोटल कितना था पेड अप शेयर कैपिटल, 6 लाख शेयर्स का था, 100 ईच, 2 लाख उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट, 1,20,000 स्टेट गवर्नमेंट, मतलब 6 लाख में से 3,20,000 जो है गवर्नमेंट हेल्ड करती थी, विच इज मोर देन 51%, एंड हेंस HP Polytech इज अ गवर्नमेंट कंपनी। in which not less than 51% is held by central government, state government, paid in the instant case। ये आपके फैक्ट्स, किसने कितना होल्ड किया है। यहाँ पर ये लाइन हमेशा याद रखना प्रोविजन में लिखते टाइम पे, एंड सेक्शन इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी। The holding of equity shares by both government is 3,20,000 which is more than 51%, hence HP Polytech Limited is a government company। चलो, no limit private company is incorporated as unlimited company having share capital of rupees 10 lakhs। One of its creditor, Mr. Samuel, filed a suit against shareholder Mr. Innocent for recovery of his debt against no limit। Mr. Innocent has given a plea that he is not liable as he is just a shareholder। Explain whether Mr. Samuel will be successful in recovering his dues from Mr. Innocent। No limit, unlimited कंपनी एक कोई थी, ठीक है,
कंपनी एक नो लिमिट प्राइवेट लिमिटेड वाज एन अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। उसमें एक मिस्टर इनोसेंट शेयर होल्डर था। अब मिस्टर सैमुअल थे जिनको कुछ पैसा लेना था कंपनी से, उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट उठ करके शेयर होल्डर मिस्टर इनोसेंट को कोर्ट में स्यू कर दिए कि भाई तू मेरे को ये पैसा देगा सिंस लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, ठीक है। अभी शेयर होल्डर से ऐसा पैसा मांगा जा सकता है क्या? माना कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है उस केस में, हाँ ठीक है, कि शेयर होल्डर भी लायबल है ये डेट के लिए, बट ऐसा डायरेक्टली कोई भी डेटर डायरेक्ट शेयर होल्डर को मुंह उठा के जाके पैसे थोड़ी मांग सकता रे, बरोबर। उसमें क्या प्रोविजन थी कि आपको एक प्रॉपर लिक्विडेटर के थ्रू वो प्रोसेस में जाना पड़ेगा। अगर पहले कंपनी से मांगो, कंपनी नहीं देती है तो लिक्विडेटर को अपॉइंट होगा, लिक्विडेटर अगर बोलता है तो फिर वो शेयर होल्डर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एंड देन दैट वुड बी पेड। ओके, मिस्टर सैमुअल कैन नॉट बी सक्सेसफुल unlimited company means company not having any limit on the liability of each member extend to the whole amount of the company's debt and liabilities, but he will be entitled to claim contribution from other members also, बरोबर। अकेला थोड़ी लायबल है और वो कोई चीज के लिए, कंट्रीब्यूशन सब लोग करेंगे ना जितने भी शेयर होल्डर्स है, अगर उसकी लायबिलिटी आती भी है तो। इन केस अ कंपनी हैज शेयर कैपिटल, आर्टिकल्स मस्ट स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर capital and the amount of each share, obviously. So long as the company is going concern, the liability on the share is the only liability which can be enforced by the company. जब तक कंपनी गोइंग कंसर्न है तब तक शेयर होल्डर की जो शेयर कैपिटल पे, शेयर पे लायबिलिटी है, सिर्फ उतनी लायबिलिटी एनफोर्स की जा सकती है। क्रेडिटर्स कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप फॉर देयर क्लेम्स, देन ऑफिशियल लिक्विडेटर में भी call the members for their contribution towards the liabilities and debts which can be unlimited रह सकती है, बट वो लिक्विडेटर बोलेगा उस हिसाब से उनको पे करना पड़ेगा। मिस्टर सैमुअल कैन नॉट डायरेक्टली क्लेम हिज ड्यूज अगेंस्ट द कंपनी फ्रॉम मिस्टर इनोसेंट। ओके, मिस्टर इनोसेंट इज लायबल फॉर अप टू हिज शेयर कैपिटल। His unlimited liability will arise when official liquidator calls members for their contribution towards the liabilities and debts of the company at the time of winding up of the company. उसकी liability आएगी, वो responsible रहेगा, but only and only when the liquidator calls for it. पाँच मिनट। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस। पहला वाला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, क्या बोलते हैं वो? व्हाट आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे वाह, डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को तो बहुत पसंद है। क्या है भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखो कहीं भी है ना एक्ट में स्पेसिफिकली उसको मतलब ऐसा जो है अलग से जो है डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, बट वो क्या बोलता है, negotiable instrument is an instrument freely transferable from one person to another by mere delivery or endorsement. Property in such instrument is passed to the bona fide transferee for value. Act does not define negotiable instruments. However, section 13 provides for only 3 kinds of negotiable instrument. 3 टाइप कौन से थे? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। एंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? बहुत सारी थी। नेसेसरीली राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल, होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स वो जो है ट्रांसफर की जा सकती है टिल सेटिस्फैक्शन। ईच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल प्रॉमिस, प्रॉमिस जो है अनकंडीशनल होना चाहिए टू पे मनी, मस्ट कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली, प्रॉमिस जो होना चाहिए उसमें वो दैट शुड बी मनी और मनी इज वर्थ ही पे करने के लिए, मनी पे करने के लिए बेसिकली होना चाहिए। सम जो पेएबल है दैट शुड बी सर्टेन, and the instrument should be delivered. Mere drawing of instrument does not create liability. Obviously बना के वो डिलीवर करना पड़ेगा, mere उसको सिर्फ बना दिया तो इट्स नॉट इनफ। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर आरटीपी। मनोज परचेज सम गुड्स फ्रॉम सागर, ठीक है,
ही इशूड अ चेक टू सागर, मनोज ने कुछ गुड्स परचेज किया, मनोज ने पेमेंट करनी थी सागर को, उसने क्या किया, सागर को चेक दिया, ठीक है। ऑन 14 जून सागर प्रेजेंटेड द चेक इन हिज बैंक एंड बैंक इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ ऑन 19 जून दैट चेक वाज रिटर्न अनपेड ड्यू टू इनसफिशिएंसी। सागर sued against Manoj under section 138 of the Negotiable Instruments Act. State whether this suit is maintainable. देखो, इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स के लिए अगर चेक डिसऑनर हो गया तो वो गलत तो बात है, ठीक है, वो स्यू कर सकता है, बट डायरेक्टली नहीं। देयर वेर सर्टन कंडीशंस, ओके। कौन सी थी वो कंडीशंस? पहला तो, सबसे पहली बात तो, where check was issued by a person to discharge a legally enforceable debt or dishonored due to insufficiency of funds, such person shall be deemed to have committed an offence and without prejudice to any other provisions be punished with imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to twice the amount of check or with both. However, उसके लिए क्या जरूरी है? Check has been presented to the bank within 3 months or the validity period of the check whichever is earlier. चेक जब तक वैलिड है, ठीक है, 3 महीने या फिर जो वैलिडिटी है तब तक ही चेक प्रेजेंट किया जाना चाहिए था सामने बैंक में। होल्डर मेक्स द डिमांड फॉर द सेड अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉवर विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक रिकॉर्डिंग द रिटर्न ऑफ द चेक एज अनपेड। बैंक ने बोला कि भाई ये इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स है, चेक रिटर्न करते हैं, उसके 30 days में जो है सामने वाले ने, मतलब अपने जिसने चेक इशू किया था उसको अपने को बोलना पड़ेगा कि भाई देख ऐसा ऐसा हुआ था, अब तू मेरे को पैसे दे, वो डिमांड होनी चाहिए। और लास्ट में द ड्रॉवर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ सेड नोटिस। ये 30 दिन में अपन ने नोटिस देना चाहिए था, वो नोटिस देने के 15 दिन के अंदर सामने वाले ने अपने को पेमेंट करने से फेल हो गया, तभी अपन वो डिसऑनर के लिए उसको स्यू कर सकते, ओके। ये जो 15 दिन है, मेक श्योर ये 30 दिन के बाद में नहीं है कंपल्सरीली। जब अपन ने उसको 30 दिन में नोटिस देना, उसको डिमांड करना चाहिए, उसको अपन ने नोटिस दी, डिमांड करी, तब से 15 दिन में उसने पेमेंट करना चाहिए, नहीं किया तो वी कैन स्यू। इन द इंस्टेंट केस मनोज ने चेक इशू किया सागर को, ठीक है, फिर सागर प्रेजेंटेड द चेक, रिटर्न फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, सागर स्यूड, ठीक है। अब वो डायरेक्टली स्यू नहीं कर सकता। फॉर फाइलिंग द स्यूट सागर शुड हैव to make a demand for payment by giving a notice in writing to Manoj up to 18 July within 30 days। बैंक ने उसको कब बोला था? बैंक ने उसको बोला कि भाई insufficient है फंड, ठीक है। बैंक ने कब बोला था? बैंक ने उसको बोला था 19 को, 19 जून को 23 को उसको बोला था, एंड लास्ट में उसने जो है उसके 30 डेज में सामने वाले को डिमांड करनी थी विद इन 18 जुलाई। इन केस मनोज फेल टू मेकिंग द पेमेंट विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ सेड नोटिस, सागर कुड स्यू अंडर सेक्शन 138। अगर ऐसा हुआ है तो सागर जो है वो स्यू कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ओके। चलिए, हियर वी कंप्लीट अवर आरटीपी डिस्कशन फॉर सितंबर 24 बिजनेस लॉस, ठीक है। इसको अच्छे से क्विकली वापस रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। All the very best and work hard and just achieve what you want. Thank you so much. Take care.